नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का अध्याय चौथा सामाजिक न्याय पढ़ने जा रहे हैं। और सामाजिक न्याय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो होगी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना अध्याय सामाजिक न्याय। सबसे पहले सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है। देखो, सामाजिक न्याय का अर्थ, सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना, किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय में क्या होना चाहिए? सामाजिक न्याय में सबके साथ हमें एक जैसा समान व्यवहार करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ हम लोग जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। सामाजिक न्याय के अंतर्गत समाज के कमज़ोर वर्गों को उनके अधिकार दिलाने, यानी समाज में जो कमज़ोर लोग हैं उनको उनके अधिकार दिलाए जाते हैं, उनकी स्थिति में सुधार लाने पर जोर दिया जाता है। यानी समाज में जो कमज़ोर लोग हैं उनको समाज में बराबर स्थिति में लाने के लिए उनको अलग से विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। इसी के साथ आगे ये भी है कि न्याय का अर्थ क्या होता है। अब देखो, न्याय, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, अच्छा काम करने वाले को इनाम देना और गलत काम करने वाले को सज़ा देना न्याय कहलाता है। अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार देना और गलत काम करने वाले को सज़ा देना। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, अगर कोई अपराध करता है तो कोर्ट के द्वारा उसको सज़ा दी जाती है, यह न्याय होता है। और उसी जगह अगर कोई अच्छा काम करे तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए, उन्हें इनाम दिया जाता है। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। इसमें देखिए, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव का अर्थ है कि जब समाज में कुछ लोग समान स्थिति, योग्यता या क्षमता रखते हैं, यानी समाज में जो लोग समान योग्यता, समान क्षमता रखते हैं उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यानी समाज के एक समान लोगों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। यह सिद्धांत न्याय और समानता का आधार है। यानी समाज में जो लोग एक समान हैं उनके साथ तो हम समान व्यवहार कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या अन्य किसी व्यक्तिगत आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी समाज में समान लोगों के साथ हमें समान बर्ताव करना चाहिए। किसी भी आधार पर उनके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या अन्य किसी व्यक्तिगत आधार पर हम उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग देखते हैं समानुपातिक न्याय, यानी समान अनुपात में न्याय। इसे जानते क्या होता है? समानुपातिक न्याय यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता, योग्यता या योगदान के आधार पर न्याय मिलना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोगों को समान रूप से संसाधन या सुविधाएं दी जाएं, बल्कि यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी स्थिति के अनुसार उचित मात्रा में संसाधन और अवसर मिले। देखिए, इसमें क्या कहा गया है? ये एक ऐसा सिद्धांत है, यानी जो व्यक्ति है, व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार, योग्यता के अनुसार और योगदान के आधार पर न्याय मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति की आवश्यकता अधिक है तो उसे अधिक संसाधन मिलने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में योग्यता है तो उसकी योग्यता के आधार पर हमें उन्हें संसाधन देने होंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें समानुपातिक न्याय स्थापित करना होता है। अब है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, इसमें देखिए का तात्पर्य है उन व्यक्तियों के प्रति अतिरिक्त ध्यान और समर्थन प्रदान करना है जो किसी
विशेष शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक जरूरतों के कारण समाज की सामान्य सेवाओं या अवसरों का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाते हैं। अब देखो, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल में क्या है, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो शारीरिक से भी पिछड़े हुए हैं, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से। जो शारीरिक रूप से पिछड़े हैं तो उनको विशेष सुविधाएं देकर समाज में बराबर लाया जाता है। मानसिक सुविधाओं के साथ भी ऐसा ही होता है, और सामाजिक सुविधाओं के साथ जो हमारे समाज में पिछड़े हुए हैं उनको विशेष सुविधाएं देकर बाकी समाज में बराबर स्थिति में लाने की कोशिश की जाती है। आर्थिक जरूरतों में भी ऐसा ही किया जाता है, पिछड़ी हुई जातियों को आर्थिक रूप से सहायता की जाती है ताकि समाज में बाकी लोगों के साथ वो समान रूप से आ सके। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक समतामूलक और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है। इनका उद्देश्य है कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको समतामूलक और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है ताकि वो समाज में बराबर की जिंदगी सब लोगों के साथ रह सके। अब है न्यायपूर्ण बंटवारा। अब देखिए, न्यायपूर्ण बंटवारा में क्या है। न्यायपूर्ण बंटवारा का अर्थ है कि किसी भी संसाधन, अधिकार या जिम्मेदारी का बंटवारा इस तरह से किया जाए कि सभी पक्षों के साथ निष्पक्षता और समानता का व्यवहार हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी अनुचित तरीके से लाभ या हानि ना हो, सभी को उनकी जरूरत, योग्यता के अनुसार उनका हिस्सा मिले। न्यायपूर्ण बंटवारे में देखिए क्या कहा गया, किसी भी संसाधन या अधिकार का, जिम्मेदारी का बंटवारा इस तरह से किया जाना चाहिए कि सभी को बिना किसी पक्षपात के समानता का व्यवहार हो। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी को अनुचित तरीके से लाभ या हानि ना हो। अनुचित तरीके से किसी को भी लाभ और हानि नहीं होनी चाहिए। सभी को उनकी जरूरतों और योग्यता के अनुसार ही उनका हिस्सा मिलना चाहिए। इसमें समानता के आधार पर बंटवारा होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, योग्यता के अनुसार होना चाहिए और अवसर की समानता के आधार पर होना चाहिए। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में देखते हैं। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत का आधुनिक राजनीतिक नैतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसे उन्होंने अपनी पुस्तक का थ्योरी ऑफ जस्टिस में 1971 में लिखा। यानी उन्होंने जो न्याय सिद्धांत दिया उन्होंने अपनी पुस्तक का थ्योरी ऑफ जस्टिस में 1971 में लिखा था। और रॉल्स का जो ये न्याय सिद्धांत है इसमें उन्होंने समानता के बारे में, निष्पक्षता के बारे में और स्वतंत्रता के आधार पर समाज के लिए न्याय की व्यवस्था प्रस्तुत की है। उनके सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य समाज में निष्पक्षता, समानता को स्थापित करना है, जिसमें सभी लोग स्वतंत्रता, अधिकार और अवसरों का समान रूप से उपभोग कर सके। यानी उन्होंने अपने सिद्धांत में थ्योरी ऑफ जस्टिस जो उनकी पुस्तक थी उसमें उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत दिया। उसमें उन्होंने स्वतंत्रता, अधिकार और अवसरों के समान रूप से वितरण की बात की है। अब जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत था इसके मूल तत्व क्या हैं, मुख्य तत्व क्या हैं? देखिए, मूल स्थिति और अज्ञान का आवरण। रॉल्स का यह विचार है कि यदि समाज के सभी सदस्य यह निर्णय लेने के लिए एकत्रित हों कि किस प्रकार न्यायपूर्ण समाज होना चाहिए तो वे इस प्रकार से निर्णय लें जैसे कि उन्हें अपनी व्यक्तिगत स्थिति जैसे जाति, वर्ग, लिंग, प्रतिभा, धन आदि के बारे में कोई जानकारी ना हो। यानी रॉल्स जिन्होंने न्याय सिद्धांत दिया उन्होंने अपने इस न्याय सिद्धांत में क्या कहा कि जो अगर समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं किसी निर्णय के लिए तो उस निर्णय लेते वक्त उन्हें अपने जाति, वर्ग या लिंग, प्रतिभा, धन इसके बारे में कोई जानकारी ना हो। इन सबको छोड़कर उन्हें अपना निर्णय लेना चाहिए। इसे ही उन्होंने अज्ञान का आवरण भी कहा। इस आवरण के तहत कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान पाएगा कि समाज में उसकी स्थिति क्या होगी। उसे धनी, गरीब, शिक्षित, अनपढ़, महिला, पुरुष आदि विशेष से जो होगा किसी अन्य से। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि लोग ये न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए न्यायपूर्ण निर्णय लेंगे, क्योंकि वे नहीं जानते कि उन्हें किस सामाजिक स्थिति में रहना पड़ेगा। इसका उद्देश्य निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
अगली स्लाइड चलते हैं। मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। अब देखिए मुक्त बाजार और बनाम राज्य का हस्तक्षेप क्या है। मुक्त बाजार और बनाम राज्य का हस्तक्षेप। अब देखिए यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक बहस है जो कि निर्धारित करती है कि किसी देश या समाज की अर्थव्यवस्था को कैसे संचालित किया जाना चाहिए। यह बहस मुक्त बाजार का अर्थ होता है जहां सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम हो, यानी यहाँ सरकार जो होती है वो कम से कम हस्तक्षेप करती है, और राज्य का हस्तक्षेप जहां सरकार विभिन्न नीतियों और विनियमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है के बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित है। यानी मुक्त बाजार में ये होता है कि इसमें राज्य हस्तक्षेप लगभग ना के बराबर करता है, और राज्य का हस्तक्षेप जो है इसमें राज्य सारी चीज़ें राज्य के द्वारा नियंत्रित होती है। तो हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि मुक्त बाजार में क्या चीज़ें होती हैं। मुक्त बाजार एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है और आर्थिक निर्णय जैसे उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण पूरी तरह से बाजारों की शक्तियों, आपूर्ति, मांग पर आधारित होते हैं। इसमें निजी उद्यमों और व्यक्तियों को स्वतंत्रता होती है कि वे अपने आर्थिक निर्णय स्वयं ले सके। यानी मुक्त बाजार में क्या होता है, इसमें सरकार का जो हस्तक्षेप है वो लगभग ना के बराबर होता है, और जो आर्थिक निर्णय होते हैं वो लोग खुद ले सकते हैं। इसमें बाजारों की शक्तियाँ आ जाती हैं, आपूर्ति आ जाती है, मांग आ जाती है, कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता होती है, वो अपने आर्थिक निर्णय स्वयं ले सकते हैं। उसके बाद है राज्य का हस्तक्षेप। अब राज्य का हस्तक्षेप यहाँ पर सारी चीज़ें सरकार के नियंत्रण में होती है, कानून के नियंत्रण में और सरकार के। राज्य हस्तक्षेप एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने, उसे दिशा देने के लिए विभिन्न नीतियों और विनियमों का उपयोग करती है, और इसका उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना है, सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और बाजार विफलताओं को सुधारना है। तो इसी के साथ जो हमारा ये अध्याय है समाप्त होता है।